नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 भारत में नियोजित विकास। इसके MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके बाद हम कार्टून आधारित क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम मैप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? तो इसके सामने 2 मॉडल थे। आपको केवल आंसर लिखना है, ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण का मुख्य जिम्मा इनके पास होगा, तो किसके पास था? ये था आपका भारत सरकार के पास। नव लोकतांत्रिक पहल नामक विकास अभियान किस प्रदेश में चलाया गया? तो ये चलाया गया था केरल राज्य में। पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत ने किस देश से प्रेरित होकर अपनाया? तो ये सोवियत संघ से प्रेरित होकर के। निम्न में से घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आप यहाँ देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अकॉर्डिंग आप इसको लगा लेना। योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया हुआ था? तो ये भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा। भारतीय उद्योगों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था इस वर्ष। तो 1944 को बॉम्बे प्लान के नाम से जानते थे। भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई, उसने निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो इसमें ये सहकारी खेती। पॉस्को प्लांट का विरोध इस राज्य में हुआ, तो ये उड़ीसा राज्य में। भारत सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए पर भारी शुल्क लगाया। आयात के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की योजनाकार थे, तो ये थे PC महालनोबिस। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव थे। अब कुछ क्वेश्चन जो है हम 1 नंबर वाले देख लेते हैं, उसके बाद 2 नंबर, फिर 4, फिर 6। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खाका किसने तैयार किया? तो ये PC महालनोबिस। इकोनॉमिक ऑफ द परफॉर्मेंस लेखक कौन थे? JC कुमारप्पा। भारत में नियोजित विकास का मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास। जोनिंग शब्द से क्या अभिप्राय है? तो एक विशेष क्षेत्र होता है जिसकी नाकेबंदी की जाती है। उड़ीसा में किस धातु का विशाल भंडार? तो ये लौह अयस्क। स्वतंत्रता के समय भारत के नीति निर्माता किस मॉडल से प्रभावित थे? तो ये सोवियत मॉडल से प्रभावित थे, समाजवादी मॉडल। मिक्स्ड मैन ऑफ इंडिया के किस नाम जाना जाता है? तो ये जाना जाता है PC महालनोबिस। इलाकाबंदी जोनिंग की नीति से बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि बिहार में चीनी उद्योग प्रभावित हुआ। PC महालनोबिस कौन थे? एक भारतीय योजनाकार और सांख्यिकी विधि। हरित क्रांति जनक किसे माना जाता है? तो ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नियोजन का एक लाभ संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। श्वेत क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है? इसमें दूध उत्पादन वृद्धि की गई थी। ऐसी बहुत सी क्रांतियाँ हुई हैं, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, कई सारी क्रांतियाँ हुई हैं। आज़ादी के वर्षों में विकास का क्या अभिप्राय था? औद्योगिकरण, कृषि का विकास और आत्मनिर्भर भारत बनना। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? कृषि उत्पादन में वृद्धि। पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में किस देश से प्रेरित होकर लिया गया? तो सोवियत संघ यानी कि USSR। अब हम बात करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। बॉम्बे प्लान क्या था? 1944 में उद्योगपति द्वारा प्रस्तुत एक योजना थी जिसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक विकास, पूंजी का विकास या उसमें निवेश बढ़ाना था। विकास का केरल मॉडल क्या था? केरल का मॉडल आज सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान देना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और भले ही आय कम हो लेकिन कल्याण ज़्यादा हो। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूध को बढ़ावा देना या दूध में वृद्धि करना। हरित क्रांति की शुरुआती किस परिस्थिति में की गई? 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट और आयात पर निर्भरता की स्थिति को देखकर हरित क्रांति के लिए कदम उठाया गया। भूमि सुधार अंतर्गत उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। पहला था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना और भूमिहीन किसानों को जमीन देना।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से भिन्न थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, दूसरी वाली में औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। जोनिंग के कोई दो परिणाम लिखिए। जैसे बताया गया कि बिहार में चीनी उद्योग का नुकसान हुआ और क्षेत्र उद्योगों का संतुलन अनबैलेंस पैदा हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी उद्यम और निजी क्षेत्र दोनों का समान महत्व दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन की। वामपंथ और दक्षिणपंथ में क्या अंतर है? वामपंथ लेफ्टिस्ट होते हैं, सामाजिक समानता, भूमि सुधार, समाजवाद, गरीबों मजदूरों के हितों की नीतियों की बात करते हैं। और वहीं जो दक्षिणपंथी होते हैं वो निजी संपत्ति, पूंजीवाद, उद्योगपति हित और पारंपरिक मूल्यों को महत्व देते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना किस आधार पर की गई? यानी कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की उपस्थितियों से नीतिगत असमंजस पैदा हुआ। सेकंड कारण था कि निजी क्षेत्र के कारण आर्थिक असमानता बनी रही। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भ्रष्टाचार व अक्षम्य खर्च बढ़े और संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं हो पाया। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या है, उसकी वर्णन कीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, संसाधनों का आकलन व उनका उचित उपयोग करना और आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाना। चौथा था गरीबी हटाने व सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं तैयार करना। भारत में खाद्यान्न संकट के क्या परिणाम हुए? 1960 के दशक में भारत खाद्यान्न आयात करना पड़ा। अमेरिका से PL 480 योजना के अंतर्गत गेहूं लाना पड़ा। हरित क्रांति की शुरुआत करनी पड़ी और एक आत्मनिर्भरता की नीति पर बल दिया गया। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी समस्याएं थीं? एक, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश। औद्योगिक विकास का अभाव, व्यापक गरीबी और बेरोजगारी, निरक्षरता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। नेक्स्ट है, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के मुख्य परिणाम क्या थे या परीक्षण क्या रहे? तो पहला रहा सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक का विकास, निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक प्रगति का योगदान और आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि, लेकिन भ्रष्टाचार, असमानता, योजनाओं की असफलता जैसी समस्याएं भी सामने बनी रहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्यों की गई? चलिए इसको जान लेते हैं। 1952 में योजना आयोग की सहायता और उसको रास्ता बताने के लिए स्थापित की गई। इसका उद्देश्य केंद्र राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करना था, योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को तय करना, ये इसके उद्देश्य रहे। अब हम बात करते हैं अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन की। भारत में नियोजित विकास के प्रमुख उद्देश्यों को वर्णन कीजिए। वो कौन कौन से इसके उद्देश्य थे? चलिए जान लेते हैं। पहला है गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को ख़त्म करना, जनता का जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता, विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना, यानी कि स्वदेशी की बात करना, औद्योगिकरण, विशेषकर भारी उद्योग का विकास करना और कृषि विकास, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, रोजगार सृजन, लोगों को रोजगार देना और बेरोजगारी और अधरोजगारी को कम करना, सामाजिक न्याय, संसाधनों का समान वितरण और क्षेत्रीय समानता को दूर करना, ये इसके उद्देश्य थे। अब आता है हरित क्रांति के लाभ और हानियाँ बताइए। देखिए लाभ क्या थे? खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ, किसानों की आय बढ़ी और कृषि में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया गया, गरीबी कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिली। एक तो इसके ये लाभ थे, लेकिन कुछ इसमें हानियाँ भी हुई। केवल चुनिंदा फसलों जैसे गेहूं और चावल पर तक ही सीमित रह गई क्रांति। क्षेत्रीय असमानता, केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश को लाभ मिला, जबकि पूरे देश को लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। केवल कुछ ही राज्यों को लाभ मिला, उत्तर प्रदेश पूरे को नहीं मिला, केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश का लाभ मिला। पर्यावरण समस्याएं, भूमिगत जल का दोहन, उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, तो इससे पर्यावरण बैलेंस खराब होने लगा। छोटे किसानों को अपेक्षित का लाभ नहीं, केवल इसका लाभ जो मिल पाया वो बड़े किसानों को मिल पाया, छोटों को नहीं मिल पाया। अगला है
भूमि सुधार की नीतियों का परीक्षण कीजिए। आज़ादी के बाद कृषि सुधार हेतु भूमि सुधार लागू किए गए, जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। भूमि सीमा कानून एक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली भूमि पर सीमा, बटाईदारों के अधिकार, किसानों को भूमि सुरक्षा पर दायित्व की बात की गई। भूमि का पुनर्वितरण, भूमिहीनों को, किसानों को जो उनके पास ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन देना। भू अभिलेख सुधार, भूमि संबंधी रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण। इसका परिणाम क्या हुआ? आंशिक सफलता मिली। बहुत सी जगहों पर भूमिहीनों को भूमि नहीं मिल पाई। बड़े जमींदारों ने कानून से बचने के उपाय खोजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। 1948 से 56 में औद्योगिक नीति घोषणाएं हुई। सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, निजी क्षेत्र को भी कार्य करने की अनुमति दी गई। विदेशी पूंजी का निवेश को प्रोत्साहन दिया गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? भारी उद्योग और अवसंरचना का विकास, लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार और घाटे की सामना करना पड़ा। लाइसेंस राज ने निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं बताइए। कौन कौन सी योजनाएं जो थी इनका कोई विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता है, योजनाएं निश्चित समय अवधि 5 साल के लिए होती थी। योजनाओं में दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित होते थे। सामाजिक न्याय, समानता पर बल दिया जाता था। कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों का विकास और आत्मनिर्भरता और विदेशी आयात पर भी प्रतिबंध, निर्भरता कम। केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से कार्यान्वयन। नेक्स्ट है, 1960 के दशक के आर्थिक संकट का विवेचन कीजिए। 1965 से 66 में लगातार अकाल पड़ा। खाद्यान्न उत्पादन में भारी कमी आई। भारत को अमेरिका से PL 480 योजना के तहत अनाज आयात करना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार घट गया। औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित हुआ। इसी संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो साथियों, बच्चों, ये क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद हम कार्टून वाले क्वेश्चन और मैप वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे कॉपी में लिखें। धन्यवाद।